हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हमारा चैप्टर चल रहा है विकर्ण एवं कण की द्वैत प्रकृति। नहीं ठीक है, विकर्ण एवं कण की द्वैत प्रकृति हमारा चैप्टर चल रहा है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ओके, कण या द्रव्य, है ना। तो अब भाई लास्ट क्लास में हमने बच्चों आपको क्या बताया? लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि अगर कोई भी विकिरण आता है तो सबसे पहले इसके जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इसको उठाने के लिए, जगाने के लिए एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा को बोलते हैं हम कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन, ठीक है ना। कुल ऊर्जा जो ये लेकर के आएगा बेटा, ई बराबर कितना होगा? एच न्यू। कुल ऊर्जा कितनी लेके आएगा? ई बराबर एच न्यू। मान लो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लेकर के आया है और इसको जगाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल ई जो आई है वो 2 पार्ट में वेस्ट होगी। जैसे जो 8 आया है वो 2 पार्ट में होगा। पहले 6 लगेगा। 6 को क्या बोलते हैं? कार्यफलन φ0। कार्यफलन φ0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका कार्यफलन यूज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेगा? ये बाहर घूमेगा, डांस करेगा। समझ में आ गया ना? गतिज ऊर्जा। अब एक चीज इसमें मैंने और बताई थी कि ये जो ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा किस फॉर्म में है? एच न्यू। किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालने वाली ऊर्जा है फाई नॉट, ये भी ऊर्जा है। तो ये किस फॉर्म की होगी? एच न्यू नॉट, है ना, एच न्यू नॉट। तो देखो ये क्या है? ये कम से कम ऊर्जा है जो बाहर निकाल दे। तो कम से कम ऊर्जा से संबंधित क्या बनेगी? कम से कम आवृत्ति। कम से कम, क्योंकि ऊर्जा आवृत्ति से ही मिलकर बनी है। ऊर्जा बराबर प्लांक नियतांक गुणे कितना? आवृत्ति। हाँ, तो ये जो कम से कम आवृत्ति होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मदद करती है, उसको बोलते हैं देहरी आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहरी आवृत्ति, है ना। कहते हैं ना हमारी देहरी में कदम मत रखना दोबारा से। तो ये कहती है देहरी आवृत्ति। मतलब कितनी एनर्जी, कितनी उसको आवृत्ति दोगे कि ये बाहर निकल जाएगा। अगर आप देहरी आवृत्ति से कम आवृत्ति देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और ज़्यादा देंगे तो वो जितनी ऊर्जा होगी उसने ऊर्जा से वो बाहर घूमने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिए ना बेटा। चलिए आज अपना टॉपिक आने वाला है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। यस, हाँ, दूसरा नियम पढ़ी क्या है? बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, अब जैसे मान लो बोलो E इक्वल टू एच न्यू है, यह है आपतित वितरण की आवृत्ति। इसमें से जो उसको वो लगना है, कार्यफलन लगना है, वो तो इस्तेमाल हो गया। कार्यफलन लगना है वो क्या हो गया? इस्तेमाल हो गया। मान लो कार्यफलन फाई नॉट है, प्लस अब जितनी ऊर्जा इसकी रिमेनिंग रहेगी उसका पूरा पूरा मजा किसको मिलेगा? ऊर्जा को। किसको मिलेगा? गतिज ऊर्जा को। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। कितना आया? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्यफलन है। कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्यफलन? बोलो कितना गतिज ऊर्जा मिलेगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुमने 8 से ना लेकर के अपना विकिरण का वो बढ़ा दिया, ऊर्जा बढ़ा दी। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? हाँ, तो 10 में अभी भी कितना यूज होगा? 2 ही तो यूज होगा। कार्यफलन बदल नहीं सकते हो। अब 2 के बाद बताओ इसके खाते में कितना बच गया? 8। मतलब पूरी की पूरी ऊर्जा का फायदा गतिज ऊर्जा को मिला कि नहीं मिला? पूरी की पूरी ऊर्जा का फायदा किसको मिला? गतिज ऊर्जा। और ये वाली ऊर्जा कितनी है? एच न्यू। बोलो हाँ। तो एच न्यू और एच न्यू का संबंध किससे है? हाफ एम वी स्क्वायर से। बोलिए हाँ या ना। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? प्लांक नियतांक क्या है? कांस्टेंट। तो ये इसके समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ? समानुपाती मतलब अगर कुल मिलाकर के अगर न्यू बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी, तो ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो डायरेक्ट फायदा किसको मिलेगा? गतिज ऊर्जा को, क्योंकि कार्यफलन तो निश्चित है। कार्यफलन क्या है? निश्चित है। वही एग्जाम तरीके से कि आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दी, है ना। बोले बेटा इसमें से 2 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए है और बाकी जो बच जाए वो तुम्हारे मजे के लिए है। बोलो जी हाँ या ना। अब वो पॉकेट मनी बढ़ाते जा रहे हैं और जिससे आप कन्वेंस से जा रहे हो वो खर्चा कांस्टेंट है 2 रुपए। बोलो हाँ या ना। पॉकेट मनी पहले 10 मिलती थी तो फायदा कितने का मिला? 8 का। अब पॉकेट मनी आपको हो गई 12, है ना। तो अभी भी 2 रुपए खर्चा है, तो बच कितने गए? 10। पॉकेट मनी हो गई 14, तो 2 खर्चे में गए, बचे कितने?
12 हो गए। समझ में आया ना? मतलब यहां पर आवृत्ति बढ़ रही है मगर मजा किसके हो रहे हैं? गतिज ऊर्जा के, क्योंकि कार्यफलन तो निश्चित है। इसलिए आवृत्ति कार्यफलन की क्या होती है? समानुपाती होती है। उल्टा बोल गया, आवृत्ति गतिज ऊर्जा के, किसके? गतिज ऊर्जा के। ओके, तो आप लिख सकते हो इन शॉर्ट में कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी आवृत्ति। ओके, म्यू न्यू 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 एन यू न्यू। बहुत बातें हुई थी इस पर, मैंने बताया था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यहां पर चाहे मान लो एक 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे निकलने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। अब यहां पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चाहिए? आप इस ये जो विकिरण आया है, ये जो विकिरण आया है, अगर ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी लेके आ जाए तब भी ये एक को ही निकाल पाएगा। ये 10 को निकाल 1-to-1 कनेक्शन होता है, एक को ही निकाल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 के 10 आ जाएं, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएं, निकल जाएं, तो आपको कितने विकिरण भेजने पड़ेंगे? हाँ, और जब आप विकिरण भेजेंगे तो लाइट बढ़ेगी, हाँ या ना? लाइट जो यहां पे आएगी वो क्या? ऊर्जा का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? ऊर्जा। ऊर्जा की मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय, इसको बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी यानी तीव्रता। क्या कहलाती है ये? तीव्रता। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकालने हैं तो आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स बढ़ाने पड़ेंगे, यही कहलाती तीव्रता। आपको तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको संख्याएं बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, आपको क्या बढ़ानी पड़ेंगी? संख्याएं। बेटा इधर थोड़ा आगे आ जाओ, तुम आगे आओ। हाँ चलो तुम आगे आओ, उसको चेयर दे दो एक। अब तुम वहीं बैठ जाओ बेटा। हाँ बस ऐसे ही, अब ऐसे ही व्यवस्था, बैठक व्यवस्था रहेगी, ठीक है ना? हाँ चलो, समझ में आ गया ना बच्चों? ये हो गया। तो अब अपन पढ़ रहे हैं हाँ, प्रकाश विद्युत संबंधी आइंस्टाइन का समीकरण। बोलो ये क्लियर है? और अगला लास्ट वाला पॉइंट था, कोई समय पश्चता नहीं होगी, मतलब जैसे ही आएगा वैसे वो निकल जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब किरण आएगी जब उसकी ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा से ज्यादा होगी, हाँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर गतिज ऊर्जा आएगी। बिल्कुल। लेकिन सर जो बुक है ना बोध की, हाँ, उसमें दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब तरंग आएगी जी, उसकी अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो पहले उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा से अधिक होगी तब निकलेगा। देखिए ये तरीका कहने का अलग हो गया है, होना वही है। ये तरीका कहने का अलग कर दिया है। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन है, गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी तभी वो वाइब्रेट करेगा और अपने जालक को तोड़ेगा। समझ गए ना? तो गतिज ऊर्जा ये वो बाहर वाली गतिज ऊर्जा नहीं है, ये अंदर वाली गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। कि जैसे मान लो ये ऊर्जा इसको मिली, ये ऊर्जा इसको मिली, ये जालक में बैठा हुआ है, जालक में बैठ के क्या करेगा? हिलेगा ना? बोलो हिलेगा कि नहीं हिलेगा? वाइब्रेट होगा। और जब एक सफिशिएंट एनर्जी इसको वाइब्रेशन की मिल जाएगी तब वो कूद करके बाहर आ जाएगा, और जो बाकी बची हुई ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। आप इसको इससे मत समझिए कि पहले वो ऊर्जा अंदर यूज हो जाएगी फिर वो बाहर आएगा, नहीं, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं है ये वही जब सफिशिएंट ऊर्जा जो उसके जालक को तोड़ सकेगी उसको इस्तेमाल करके ये बाहर आएगा, और बाहर 1/2 mv² यूज होगा। ठीक है जी? हाँ, ये उसके बारे में कहा गया है कि वो जो आप कह रहे हो ना कि उसके अंदर ही वाइब्रेट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई उसको जालक से बाहर निकलने के लिए थोड़ा तो उत्तेजित होना पड़ेगा, और उत्तेजित होने के लिए वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। सर जैसे सोडियम का आपने कल बताया, सोडियम का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही किरण आपतित होनी चाहिए, सोडियम में कहीं भी होगी लेकिन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भाई जो सरफेस होती है उसके अंदर अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, हाँ या ना? अब आप इतनी मेटेलिक सरफेस लेकर के आए हैं, 1 ग्राम सोडियम में ही कितने लाखों इलेक्ट्रॉन हो जाते होंगे? सुन रहे हो? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23। समझ में आया ना? 11 Na 23। अब फिर केमिस्ट्री 23 ग्राम सोडियम अणु, 23 ग्राम सोडियम अणु, 23 ग्राम सोडियम परमाणु आएगा, अणु तो नहीं आएगा। 23 ग्राम सोडियम परमाणु में 6.023 × 10⁻23। ये लीजिए भाई साहब, 23 ग्राम है ये कितने ग्राम है? 23 ग्राम में इतने सारे परमाणु हैं, तो सोचिए 1 ग्राम में भी तो बहुत सारे होते होंगे ना। 10⁻23 लगा है, तो वो कहीं भी आपतित हो प्रकाश किरण, व्यवहार आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक,
अब देखते हैं प्रकाश विद्युत संबंधी आइंस्टाइन का समीकरण। ये आइंस्टाइन का समीकरण है। बहुत अच्छी व्याख्या की थी आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की अपने समीकरण के द्वारा, और इस व्याख्या के लिए उनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। तो भैया सुनते हैं आइंस्टाइन के समीकरण की स्थापना। आइंस्टाइन के समीकरण की स्थापना, पहले मैं समीकरण बता देता हूँ सिंपल फॉर्म में क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको इसमें जो लिखा हुआ है किताबों में वो भी बता दूंगा। पहले देख लीजिए समीकरण क्या है। ये प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण के पास कुल एनर्जी कितनी है, इक्वल टू कितना, एच न्यू। एच न्यू में से थोड़ी सी एनर्जी इसको चली गई, वो क्या है, फाई नॉट, और ये बाहर आ गया कूद करके, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। क्या लिखते हैं, के मैक्स। के मैक्स मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा, जितनी जितनी बच गई उसका पूरे का पूरा इस्तेमाल करेगा, तो इसको के मैक्स लिखा जाता है, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। यस, तो चलिए हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं कि E बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स। ये पहली लाइन है आइंस्टाइन के समीकरण की। E बराबर फाई नॉट प्लस कितना, के मैक्स। E बराबर कितना होता है बच्चों, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है जी, ये है आइंस्टाइन का समीकरण। अब इससे गतिज ऊर्जा हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यस। अब यदि यहां पर हम जो है गतिज ऊर्जा, ये आइंस्टाइन का समीकरण आ गया है, इसको और ज्यादा शुद्ध करके ऐसे भी लिख दिया जाता है, हाफ mv स्क्वायर, यहां से अलग कर लीजिए, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। भाई इसको इधर रोक लो, तो ये न्यू नॉट, ये कहलाता है आइंस्टाइन का समीकरण। अब देखना जी, इससे कुछ बेहतरीन लॉजिक निकलने वाले हैं आपके लिए। 1/mv स्क्वायर, एच कॉमन ले लो, और न्यू माइनस कितना, न्यू नॉट। अब देखो बहुत तगड़े तगड़े लॉजिक निकलने वाले हैं इससे। काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, और आपको पता होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा है, गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी होती है। अगर बंधन की बात करोगे स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक है। अगर मुक्त रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, जीरो भी होती है। मगर काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होती है या तो धनात्मक होती है हमेशा। आइए देखते हैं इसके अलग अलग पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, सारी कुछ निर्भरता इस पर है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट बेचारा क्या कर लेगा, वो तो कांस्टेंट है। पहली चीज, न्यू माइनस न्यू नॉट में दो चीजें हैं। पहला, अगर न्यू बड़ा हो किससे, न्यू नॉट से, मतलब आपतित आवृत्ति देहरी आवृत्ति से क्या हो, बड़ी हो। आपतित आवृत्ति क्या हो, देहरी आवृत्ति से बड़ी हो। तो देखिए बताइए, ये चीज धनात्मक आएगी कि ऋणात्मक आएगी, धनात्मक। मतलब उस समय जो हाफ mv स्क्वायर, जिसको के ई मैक्स बोलते हो, गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके धूम धड़ाका मचाएगा। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, न्यू बराबर न्यू नॉट। ये देखिए कंसेप्ट, अगर आपतित आवृत्ति देहरी आवृत्ति के बराबर हो, आपतित आवृत्ति देहरी आवृत्ति के, तो बताओ एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब के ई मैक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और के ई मैक्स का मान जीरो हो गया, मतलब कि आप जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, केवल बैठा रहेगा सतह पर, कोई धूम धड़ाका नहीं मचाएगा, उसके पास गति नहीं होगी। चलिए तीसरा पॉइंट, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट, मतलब आपतित आवृत्ति देहरी आवृत्ति से कम हो, तो ये मान लो ये 2 है और रिक्वायरमेंट 3 की है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। गतिज ऊर्जा नेगेटिव, और नेगेटिव गतिज ऊर्जा कभी संभव नहीं है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा नेगेटिव आ गई, इसका मतलब प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं है। समझ गए ना। मतलब इसको यहां क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न नहीं होगा। समझ गए ना। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होगा। ठीक है ना जी। इसका तो ये मेन कंसेप्ट यही है। बोलिए। जब ये जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, ये विकिरण आया निकाल दिया, हाँ जी। दूसरा विकिरण उस इलेक्ट्रॉन पड़ा जो बाहर निकल गया, तो बस नहीं कर पाएगा दूसरा विकिरण उसको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। यस, क्योंकि उसकी संबंधित आवृत्ति अलग है, जिससे वो निकला है उसकी संबंधित आवृत्ति अलग है, वो दूसरे विकिरण को हैंडल करेगा, पहले विकिरण को उसको कोई मतलब नहीं है। चलिए लिखिए अब इसको। हाँ, अब इसको लिखा दिया जाए ना। हाँ, इसका फोटो ले लीजिए, ये मतलब मेन चीज़ है, इसको फोटो में आप लोग रख लीजिए। अब इसमें देखिए काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, वो अपन पढ़ा देते हैं। चलो हाँ लिखिए, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, नहीं ये बाद में लिखना है, पहले इसकी भूमिका लिख लेना, है ना, प्रस्तावना। आइंस्टाइन का समीकरण की स्थापना कर रहे हैं, तो लिखिए, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या
व्याख्या प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। क्या था क्वांटम सिद्धांत का फॉर्मूला, एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक ना। प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की, ठीक है ना। प्लांक ने क्या बताया था, लिखिए, प्लांक के अनुसार क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत पढ़े होगे ना, क्वांटम नंबर, वही क्वांटम सिद्धांत पर की। प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। ठीक है ना। प्रत्येक बंडल को फोटॉन कहते हैं, प्रत्येक बंडल को या पैकेट को फोटॉन कहते हैं, प्रत्येक बंडल को या पैकेट को फोटॉन कहते हैं। ठीक है ना। इनकी ऊर्जा एच न्यू, इनकी ऊर्जा एच न्यू तथा संवेग h अपॉन लैम्डा होता है। इनकी ऊर्जा एच न्यू तथा संवेग h अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है ना। h बाई कितना, लैम्डा होता है। ठीक है ना। यहां पर h प्लांक नियतांक, यहां पर h प्लांक नियतांक तथा न्यू क्या है, आवृत्ति, न्यू क्या है, आवृत्ति, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। लिख लीजिए, यहां h प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। डन, तरंग दैर्घ्य है। अब इसके बारे में अब आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जब एच न्यू ऊर्जा वाला फोटॉन, जब एच न्यू ऊर्जा वाला फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, तो यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है, तो यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। तो ये जो ऊर्जा है दो प्रकार से व्यय होती है, तो यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। ठीक है। पहला पॉइंट नंबर वन, संबंधित इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह पर आया, संबंधित इलेक्ट्रॉन को सतह के बाहर निकालने में। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, संबंधित इलेक्ट्रॉन को, कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का नाम हो जाएगा जिस पे प्रकाश घलेगा, उसका नाम पड़ जाएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना। संबंधित इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में, ठीक है ना, कार्यफलन के रूप में, संबंधित इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में, काय के रूप में, कार्यफलन के रूप में। ये पहला पार्ट हो गया, कार्यफलन के रूप में। ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लो ऐसा, फाई बराबर एच न्यू नॉट, यही होता है ना भैया कार्यफलन, फाई बराबर एच न्यू नॉट, कार्यफलन के रूप में। दूसरा पॉइंट, बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को, जो सतह पर आ गया है, दूसरी ऊर्जा किस में जाएगी, जो बाहर निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में,
बोलो हाँ या ना। बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक है जी, तो बस अब इसको नोट कर लीजिए, हो गया, बन गया प्रकाश विद्युत समीकरण। पूरा का पूरा नोट कर लीजिए इसको। लिख लिया? अभी एक बात मैंने बीच में कह दी, आपने यदि ध्यान दी हो, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग P इक्वल टू, देखिए ध्यान से मैंने लिखाया h अपॉन लैम्डा, लिखाया है ना, कॉपी में लिखा है ना, और ये आपको पता नहीं है कि ये h अपॉन लैम्डा कहाँ से आता है। अब ये h अपॉन लैम्डा अपन निकालेंगे भैया, तो लैम्डा इक्वल टू कितना, h अपॉन पी, h अपॉन पी। अच्छा एक बात आपको पता होनी चाहिए और पता होगी भी कि संवेग प्रकृति किसकी होती है, कण की। किसकी होती है, कण की, क्योंकि संवेग का जो पहला फॉर्मूला आया मैकेनिक्स में वो P बराबर कितना, m इंटू वी। हाँ, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भैया फोटोन साहब आप प्रकाश की चाल से गति करते हो, तो v की जगह हम क्या ले लेंगे c ले लेंगे। तो अब हम प्रकाश की चाल से गति करने पर P इक्वल टू m इंटू सी, एम मल्टीप्लाइड बाई सी के रूप में इसको देखते हैं। अब हमें इसका निकालना है कि संवेग क्या होगा, फोटोन का संवेग क्या होगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए पिछला पार्ट, फिर आइए बात करते हैं। देखो बच्चों, अब बहुत सारी चमत्कारिक बातें आपके सामने आने वाली हैं। अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि ऊर्जा जो तरंगों के रूप में आती है, ऊर्जा जो वेव विकिरण जो आता है वो एक तो तरंग के रूप में आता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, न्यू। क्या होती है आवृत्ति, उसी आवृत्ति का एक मैक्स प्लांक ने माना कि कण आता है। क्या आता है, कण, और उसकी ऊर्जा इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू। उसकी ऊर्जा इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू। फोटोन को कण माना गया, ऊर्जा का कण, ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का पैकेट माना गया फोटोन को। अब कण है तो द्रव्यमान होगा, क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ओके, और द्रव्यमान है तो संवेग होगा, द्रव्यमान है तो संवेग होगा। किसी ने पूछा कि भैया अगर कण है तो रुकी हुई अवस्था में क्यों नहीं दिखाई देता है, तो कहा गया कि फोटोन का स्थिर द्रव्यमान 0 होता है। कितना होता है, क्योंकि जब तक प्रकाश है तभी तक फोटोन है, और प्रकाश के वेग से ये गतिमान करता है, प्रकाश के वेग से गति करता है। तो लिख लो कॉपी में कहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, आंसर 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है 0 होता है। ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो हुआ करता है 0 हुआ करता है। ठीक, अब डी ब्रॉगली आने वाले हैं, डी ब्रॉगली इस पूरी चर्चा में कूदने वाले हैं। आइंस्टाइन ने सपोर्ट कर दिया इस बात का कि जो रेडिएशन आता है उसमें कण है, उसमें क्या है, कण है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलता से बड़ी अच्छी व्याख्या भी हो गई, ठप्पा लग गया, टेस्टेड, ओके बिल्कुल सही है, मतलब ये जो अपनी कण प्रकृति है इसको वेरीफाई किया जाता है। अब आइंस्टाइन की बात सुनिए। आइंस्टाइन ने कहा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब कि द्रव्यमान तुल्यता समीकरण, ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता समीकरण।
मतलब द्रव्यमान में ही ऊर्जा निहित है, द्रव्यमान में ही ऊर्जा निहित है, हर द्रव्यमान ऊर्जा का स्वरूप है, एक तरीके से ये बात कही। E बराबर एम सी स्क्वायर, द्रव्यमान में अगर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ऊर्जा। क्या बन जाता है? ऊर्जा। बोलो हाँ या ना। ये कैसे आया? ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी, इस पर अलग से लेक्चर करना पड़ेगा ये कैसे आया। E बराबर एम सी स्क्वायर, केवल इसको आप रोक करके रखिए ये, ठीक है ना। ये मतलब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समीकरण है अभी के टाइम में। अभी इसको बस इतना याद रखिए कि आइंस्टाइन का ये कथन था E बराबर एम सी स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान में ही ऊर्जा निहित है। कितनी ऊर्जा निहित है? आप उसको प्रकाश के वेग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसके ये क्या है भैया? द्रव्यमान है। फोटोन क्या है? पैकेट है। फोटोन क्या है? पैकेट है। और फोटोन किसके वेग से गति कर रहा है? प्रकाश के वेग से। किसके वेग से गति कर रहा है? तो जिस आइंस्टाइन ने इसके प्रकाश विद्युत समीकरण की तुल्यता, प्रकाश विद्युत समीकरण वेरीफाई किया, उन्हीं का समीकरण है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता से। जब ये सी वेग से गति कर रहा है तो इसका ऊर्जा भी कितनी होगी? एम सी स्क्वायर। बोली होगी कि नहीं होगी? इसकी ऊर्जा भी क्या होगी? एम सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसकी ऊर्जा भी होगी कितनी? एम सी स्क्वायर। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं, एक है E बराबर एच न्यू और एक है E बराबर एम सी स्क्वायर। तो मैं दोनों को बराबर दिखा सकता हूं कि नहीं दिखा सकता? एक है E बराबर एच न्यू और एक E बराबर कितना? एम सी स्क्वायर। ठीक है ना। ये आवृत्ति को रखे हुए है और ये प्रकाश के वेग को रखे हुए है। दोनों ऊर्जाएं आपस में क्या है? बराबर है। चलिए, आप जानते हैं E न्यू इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन इक्वल टू एम इंटू सी का क्या हो गया? स्क्वायर। सी से सी क्या हो गया? एम से, है ना, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया एम सी और ये हो गया एच अपॉन कितना? लैम्डा। द्रव्यमान फोटोन का, द्रव्यमान, क्योंकि बात किसकी हो रही? फोटोन की। फोटोन का द्रव्यमान गुणे फोटोन का वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है? समवेग। तो एच अपॉन कितना? लैम्डा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये हो गया भैया जी अपने पास P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। आ गया समझ में? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास फोटोन का तरंग दैर्ध्य। ये है फोटोन का तरंग दैर्ध्य। ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। हाँ जी, इक्वल टू, भाई ये तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये एकदम मतलब यहाँ पे कह लो इसकी रॉकेट एंट्री हुई है यहाँ पे, है ये आया कहीं से नहीं, इसको अपन ने लिया है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण पूरा लिखा रहा हूँ, आप इसको समझ गए ना। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए प्रश्न तो लिखिए भाई, प्रश्न लिखिए। भाई ये किसका काम? मैक्स प्लांक। किसका काम? ये किसका काम? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक ने मिलकर के क्या निकाल दिया? एक तरीके से फोटोन का तरंग दैर्ध्य और फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब इसके बाद आते हैं डी ब्रोगली। क्या आते हैं? डी ब्रोगली ने यहां पर एक तरीके से संज्ञान लिया। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कहा कि भाई देखिए आपने फोटोन की तरंग दैर्ध्य निकाल दी। क्या निकाल दी? फोटोन की। और फोटोन क्या है? कण है। फोटोन क्या है? कण है। अभी देखो, अभी तक तरंग से कण पे आए हैं, अब कहां जा रहे हैं? कण से तरंग। आपने फोटोन की तरंग दैर्ध्य निकाल दी है और फोटोन एक गतिक कण है। कैसा कण है? गतिक कण। और उस गतिक कण की आपने क्या निकाल दी है? तरंग दैर्ध्य निकाल दी है। क्या निकाल दी है? तरंग दैर्ध्य निकाल दी है। मतलब हर गतिमान कण के साथ, हर गतिमान कण के साथ एक क्या संबंधित होती है? तरंग। मतलब हर तरंग के साथ अगर एक कण संबंधित है तो हर गतिमान कण के साथ क्या संबंधित है? एक तरंग संबंधित है। समझ गए? ये सिद्धांत, ये बात किसने कही? डी ब्रोगली ने। किसने कही? डी ब्रोगली ने। इसलिए इन तरंगों को जो गतिमान कणों के साथ संबंधित होती हैं, इन तरंगों को बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगे। क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली तरंगे बोलते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं मैटर वेव्स। क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स। ठीक है ना। मैटर वेव्स को क्या बोलते हैं भाई? मैटर को हिंदी में
हाँ पदार्थ तो बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ डी ब्रॉगली तरंग को इसको मैटर वेव बोला जाता है। चलो जो भी होगा देख लेना। चलो नो अभी अब इसके बाद इसका क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये जो सारा कुछ मैंने बताया, ये वाला पार्ट डिलीट करके ये हटा करके, ये जो सारा कुछ मैंने बताया है ये किसके संबंध में बताया है, कहां जाने के लिए बताया है? डी ब्रॉगली तरंग के लिए। किसके लिए? डी ब्रॉगली तरंग के लिए। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? अब एक चीज और सुनो, डी ब्रॉगली तरंग के लिए यहां पर आ गए थे, यहां से लैम्डा इक्वल टू कितना, एच अपॉन पी। किसका संवेग है? फोटोन का। किसका संवेग है? फोटोन का। लैम्डा बराबर एच अपॉन कितना, एम इंटू, हाँ ये देख लिया आपने, एम इंटू सी। क्योंकि फोटोन का जो होता है वो प्रकाश के वेग से गतिमान होता है। बोलो जी हाँ, क्योंकि प्रकाश के साथ आता है, ठीक है ना। ऊर्जा का बंडल है, प्रकाश के साथ आएगा तो प्रकाश के वेग से गतिमान होगा। परंतु सामान्य कण जो प्रकाश के वेग से गतिमान नहीं होगा, उसका वेग कुछ ना कुछ कम होगा। उसका वेग मान लो क्या है, v। क्या है वेग? v। तो उसका जो तरंग दैर्ध्य बनेगा लैम्डा इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा, h अपॉन एम वी। क्या है? h अपॉन एम वी। समझ में आया? तो ये किसका संवेग था? फोटोन का, है ना। और ये किसका संवेग है? नॉर्मल कण का। अरे हाँ कुछ भी ले लो भाई, वो मतलब मैंने यहां पर डिस्कस नहीं किया है, वो कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है ना। चलो लिखो। जो कण होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य भी होती है। जो कण होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य। सुनिए, गतिमान कण, गतिमान कण, अभी मैंने यही बताया, अगर कण गतिमान है तो उसके साथ एक तरंग दैर्ध्य एसोसिएटेड होगी कि नहीं होगी? बोलो सर जैसे एक बॉल, नहीं पहले इसका जवाब दो, नहीं पहले इसका जवाब दो। गतिमान कण के साथ तरंग दैर्ध्य एसोसिएटेड होगी कि नहीं होगी? गतिमान कण है, गतिमान कण का कुछ ना कुछ संवेग होगा कि नहीं होगा? एच है कि नहीं है? प्लांक नियतांक है। तो एच अपॉन एम वी करने पर क्या आ रही है? तरंग दैर्ध्य आ रही है। तो गतिमान कण के साथ एक तरंग दैर्ध्य कनेक्टेड होगी। यही डी ब्रॉगली ने बताया था कि कोई भी गतिमान कण है उसके साथ एक तरंग दैर्ध्य लगी होती है, उसको बोलते हैं मैटर वेव, ठीक है न। विराम अवस्था में आपके साथ नहीं, विराम अवस्था में आपको कण नहीं होगी वेग। देखो, क्योंकि अगर आप विराम अवस्था में कर दो, सुनो, विराम अवस्था में मतलब वेग का मान कितना है? 0। वेग का मान कितना है? वेग का मान 0 हो गया, मतलब लैम्डा बराबर कितना? इन्फिनिटी। लैम्डा बराबर कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तरंग दैर्ध्य कभी समझ में नहीं आएगी। इन्फिनिटी तरंग दैर्ध्य मतलब इतनी बड़ी तरंग दैर्ध्य कि ये समझ में नहीं आएगी। अब तरंग दैर्ध्य का मीनिंग समझो। इन्फिनिटी तरंग दैर्ध्य मतलब आवृत्ति 0, आवृत्ति 0। इन्फिनिटी तरंग दैर्ध्य मतलब कोई चीज चली जा रही है, उसके लौट के आने का पता नहीं है। अब जैसे ये चला जा रहा है और इसके लौट के आने का पता नहीं है, समझ में आएगा ना। तो ये आपको परिलक्षित नहीं होगा, बट ये लौट करके अगर आएगा तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। इसलिए तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यदि v का मान, क्या कर रहे थे अभी आप, v का मान है 0 कर दें, है ना, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए आपको तरंग दैर्ध्य परिलक्षित नहीं होगी, समझ गए ना। तो बड़ी तरंग दैर्ध्य हम लोग को परिलक्षित नहीं हुआ करती हैं। आपका सवाल एक बार आया है कि बताइए हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम लोगों के साथ तरंग दैर्ध्य तो डी ब्रॉगली के नियमानुसार द्रव्य तरंगे, सॉरी अभी मैं बोल रहा था मैटर वेव्स, हिंदी में बोलते हैं द्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगे तो होती हैं, मगर हमको समझ में क्यों नहीं आती हैं? 2 चीजें, समझ गए। देखिए, एक तो हमारा वेग बहुत कम है, वेग बहुत का है, कम है। वेग क्या है? बहुत कम है। तो वेग कम होने से इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इतने बड़े बड़े तरंग दैर्ध्य के पैकेट बनेंगे जो हमको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? सर कोई वस्तु किसी संवेग से गतिमान है, m द्रव्यमान की वस्तु किसी वेग से गतिमान, मतलब उसका कुछ संवेग है। बिल्कुल है। तो सर मतलब उसका कुछ ना कुछ तरंग होगी। 100%, भले कम होगी ज्यादा होगी एक बात अलग है, मगर हर गतिमान वस्तु के साथ एक तरंग होती है, एडजस्टेड होती है। हाँ बिल्कुल 100% उसके पास तरंग होगी। ये मैटर वेव, ये क्या कहलाएगी? मैटर वेव, द्रव तरंगे कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? द्रव तरंगे। अब सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए, इस पर एक और बात इसके बारे में बता दूं मैं। जब
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। सुनना भाई, बहुत काम की बात। इलेक्ट्रॉन जब किसी सेल में रिवॉल्व करता है तो रदरफोर्ड साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यहां पर घूमते 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 हमेशा एक तरंग उत्सर्जित करता है कि नहीं करता है? बोलो। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते तरंग उत्सर्जित करता है। और फिर नील बोर्स ने दावा किया कि भैया ऐसा होता अगर, तो एक दिन इलेक्ट्रॉन तरंग उत्सर्जित करता, और विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा का रूप है, तो ये ऊर्जा अगर फेंकता रहता तो एक दिन कहाँ? नाभिक में गिर जाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो फिर नील्स बोर का नया मॉडल आया था। तो यहां पर आपके काम की चीज क्या है कि ये जो तरंगें अगर बन रही हैं तो ये किसका उदाहरण है? द्रव्य तरंगों का। किसका उदाहरण है? द्रव्य तरंगों का। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। रिवॉल्व यानी घूमना, रिवॉल्व करना यानी चक्रण करना। ठीक है, ये लिखिए क्वेश्चन। रख देंगे बच्चों ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग इससे यही वाला क्वेश्चन नोट कर लेना इसको है। बंद करो गेट। चलिए देखिए, लिखिए क्वेश्चन। डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। अब कहने को तो तरंग समीकरण है, मगर इसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं। फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए। फोटोन का, ठीक है, फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए। फोटोन का क्या ज्ञात कीजिए? तरंग दैर्ध्य। फोटोन का तरंग दैर्ध्य। और लास्ट डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ये क्या है? फोटोन तो एक कण है, तो उसका तरंग दैर्ध्य कैसे होगा? क्योंकि कण के साथ साथ वो तरंग में आता है ना, कण के साथ साथ तरंग प्रकृति को भी शो करता है, इसलिए। केवल फोटोन ही एक ऐसा चीज है जिसकी तरंग दैर्ध्य भी होती है। बिल्कुल सबकी होती है। अगर कोई गतिमान कण है तो सबकी होती है। सबके लिए लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और फोटोन के लिए लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम सी। ठीक है ना, ये हो गया। लिखिए, डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। उत्तर लिखें। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दी जाती है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण के द्वारा की जाती है। ये लिखें, पहला नंबर समीकरण, E बराबर एच न्यू। नंबर 1 दे दें, है ना जी। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा है फोटॉन की, E बराबर कितना? एच न्यू। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, जहां H प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। लिखिए, जहां H प्लांक नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न समीकरण के द्वारा दी जाती है। E बराबर एच न्यू। समीकरण नंबर 1 दे दें। अब H और न्यू के बारे में आपको पता है तो खुद लिख लें। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अगर फोटॉन को एक कण मान लिया जाए, अगर फोटॉन को एक कण, अगर फोटॉन को m द्रव्यमान का एक कण मान लिया जाए, अगर फोटॉन को m द्रव्यमान का एक कण मान लिया जाए, m द्रव्यमान का एक कण मान लिया जाए, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से, सुभाष, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से E बराबर mc स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। फोटॉन को m द्रव्यमान का एक कण मान लिया जाए तो उससे संबंधित ऊर्जा होगी E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए लिखिए, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से
अब इसको, ये तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, इसको अब थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहा हूँ जैसा बुक्स वगैरह में होता है। समीकरण 1 व 2 से दोनों ई बराबर है, तो एम सी स्क्वायर बराबर हो गया कितना? एच न्यू। एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, तो द्रव्यमान कितना होगा? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। द्रव्यमान कितना होगा? एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि बाकी चीजें तो ज्ञात हैं, द्रव्यमान ही अज्ञात है यहाँ पे फोटोन का। तो एच न्यू, न्यू आप सब लोग जानते हो, सी अपॉन लैम्डा, पता है ना भाई? न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और यहाँ पे सी का क्या हो गया? स्क्वायर। सी से सी क्या हो गया? कैंसिल। एम इक्वल टू एच अपॉन कितना? सी लैम्डा, या एच सी बाई लैम्डा। नोट करिए, ये जो जितना दिया है उस पर निर्भर कर दिए, तो फिक्स है भाई प्रकाश की चाल। अगर आप यहाँ प्रकाश की चाल तो क्या है? फिक्स है। फोटोन तो हमारे लिए अननोन है ना बेटा, बाकी द्रव्यमान तो पता है। तो एम एच सी बाई लैम्डा ये हो गया। ठीक है, हाँ, ये मॉडल किसके लिए आ रहा है? किसके लिए? फोटोन के लिए। किसके लिए चल रहा सब कुछ? ये फोटोन के लिए। तो लिखो, अतः फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग फोटोन का संवेग क्या होगा? P बराबर m मल्टीप्लाई बाई, बोलो कितना? C, क्योंकि फोटोन की चाल क्या होती? प्रकाश की चाल। तो P इक्वल टू m इंटू सी। फोटोन का द्रव्यमान कितना आया? h अपॉन कितना? सी लैम्डा इंटू कितना? C से C क्या हो गया? कैंसिल। आंसर h अपॉन कितना आ गया? लैम्डा आ गया। यानी P इक्वल टू फोटोन का संवेग इक्वल टू P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अब ये बताओ मेरे को, हाँ तुम बताओ बेटा, लैम्डा किस प्रकृति का घोतक है? सिंबल लैम्डा किस प्रकृति का? तरंग दैर्ध्य, तरंग प्रकृति। और वो परिणाम में किसको दे रहा है? संवेग को। संवेग किस प्रकृति के लिए है? हाँ, ये कौन सी प्रकृति आ गई? कण प्रकृति। कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। मतलब हो तरंग दैर्ध्य पे और मिल क्या रहा है? कण है कनेक्टेड की नहीं है? मतलब संवेग प्रकृति से, तरंग प्रकृति से कण प्रकृति मिल रही है। आ गया समझ में ना? तो P बराबर H अपॉन लैम्डा। बोलो किसका संवेग आ गया? ये फोटोन का। किसका संवेग आ गया? फोटोन का। यस, लिखिए, अतः फोटोन का संवेग बराबर P बराबर H अपॉन लैम्डा। और लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य, इसलिए फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। लैम्डा ऊपर चला गया, P नीचे चला गया, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। ठीक है, ये जो समीकरण आपके सामने दिख रहा है, इसको लिखने के बाद लिखिए, इसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। इसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। हाँ, निकाल लीजिए लैम्डा का मात्रक। अब उसके लिए आपको एच का मात्रक पता होना चाहिए, टाइम इनवर्स होता है ना? एच का मात्रक। अरे इतनी मेहनत क्यों करना जब पता है यार, लैम्डा का मात्रक एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, आ गया समझ में? तो ये समीकरण आपका आ चुका है। अब देखो, डी ब्रॉगली ने ये कहा, ये अपन पूरी डिस्कवरी अपन ने किसके लिए करी? फोटोन के लिए। किसके लिए करी? फोटोन के लिए। फोटोन लास्ट, डी ब्रॉगली अब एक स्टेटमेंट देते हैं लास्ट में कि यह जो समीकरण है फोटोन के साथ साथ अन्य द्रव्यमान कणों के लिए भी सत्य होता है। अभी फोटोन के लिए किस रूप में है? फोटोन के लिए इस रूप में है H अपॉन एम सी। H अपॉन एम सी। अब ये M इंटू V बनने जा रहा है। तो लिखिए, डी ब्रॉगली के अनुसार
डी ब्रॉगली के अनुसार लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी एक सामान्य सूत्र है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी एक सामान्य सूत्र है जो कि फोटॉन के साथ साथ द्रव्य कणों के लिए भी सत्य है। द्रव्य कणों के लिए भी सत्य है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। द्रव्य, द्रव्य मैटर, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो लिक्विड हो जाएगा, द्रव्य है ना, द्रव्य कण, द्रव्य मतलब कुछ भी, ठोस गैस कुछ भी, द्रव्य कणों के लिए भी सत्य है। इस प्रकार अतः यदि इस प्रकार नहीं, अतः यदि m द्रव्यमान का कण, अतः यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है, m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है, तो इस कण से संबंधित, हाँ m द्रव्यमान का कण है ना, ये तो द्रव्य है। इस कण से संबंधित जो तरंग आएगी उसका नाम क्या होगा? द्रव्य तरंग। इस कण से संबंधित द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य होगा, का तरंग दैर्ध्य होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह क्या आएगा बच्चों? एम वी, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है जी, ठीक है, यस, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये कहलाता है द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य। नोट कर लीजिए अच्छे से, ओके। अब चलिए एक और समीकरण आता है, वो भी प्रूफ करने को आता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला प्रश्न लिखिए। सर जो ई है तरंग की ऊर्जा, जी कहां पर है बेटा? ये ना, कण की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा और द्रव्यमान की द्रव्यमान की ऊर्जा, द्रव्य की ऊर्जा, एच न्यू जो है, हाँ ये तो तरंग की ऊर्जा, तरंग की ऊर्जा है। हाँ, तरंग की ऊर्जा किस में निहित मान ली हमने? फोटोन में। किस पे मान ली? फोटोन पे। यस, कि हमने यही माना कि तरंग की पूरी पूरी ऊर्जा कौन धारण करके रखता है? फोटोन कण। यस, इसलिए प्लांक थ्योरी से इक्वल्स टू एच न्यू दे दिया उसने कि तरंग की पूरी पूरी ऊर्जा का ठेका लिया होता है वो कण। चलिए अब लिखिए, ऑन है ना? हाँ लिखिए। अब देखो, अभी तो आपने द्रव्य कण की ऊर्जा आपने निकाली, अभी आपने द्रव्य कण का तरंग दैर्ध्य कैसे निकाला? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी के रूप में। बोलो हाँ। अब आपको एक समीकरण प्रूफ करने को आता है कि सिद्ध करो कि द्रव्य कण की ऊर्जा जो होती का, सॉरी ऊर्जा नहीं, द्रव्य कण का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई। ये सिद्ध करने को आएगा, बेहद सरल। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करिए, सिद्ध करिए कि ई ऊर्जा कैपिटल ई है, कैपिटल ई ऊर्जा के द्रव्य कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई।
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई। तो बच्चों आपको यह सिद्ध करना है कि इस सूत्र के द्वारा तरंग दैर्ध्य दिया जाता है। अब आइए इसको हल करते हैं। कहां से शुरुआत होगी? मान लीजिए, माना कण का द्रव्यमान कितना भाई साहब? m। कण का जो द्रव्यमान है वो क्या है? m। और कण का जो वेग है वो क्या है? v। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हमने पढ़ रखा है। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या पढ़ रखा है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोले तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन कितना? एम वी। एच अपॉन कितना? एम वी। अब दिया गया है कि कण की गतिज ऊर्जा ई है। दिया गया है कि कण की गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा हमको दी गई है ई। तो गतिज ऊर्जा बेटा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी इसलिए लगे क्योंकि कण है, फोटोन नहीं तो बोलते सी स्क्वायर, है ना। कण की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई। बोलो यस, चलेगा कि नहीं चलेगा? ये हो गया अपने पास। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए है एम वी स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा? 2e। एम का गुणा कर दो। एम का क्या कर दो? दोनों पक्षों में। तो क्या हो गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और ये हो गया कितना? 2me। क्या मैं इसको एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बराबर कितना हो गया? 2me। एम वी अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 2me। एम वी को क्या बोलते हैं? पी। क्या बोलते हैं? पी। वैसे भी आ चुका है, देखिए यहां से। तो इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, बोलो क्या? अंडर रूट 2me। दोनों फॉर्मूले लैम्डा के ही हैं, दोनों ही तरंग दैर्ध्य देंगे द्रव कणों की। बट अगर इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी? इसमें रिक्वायरमेंट थी प्लांक कांस्टेंट की, द्रव्यमान की और वेग की। इसमें काय की रिक्वायरमेंट है? प्लांक कांस्टेंट की, द्रव्यमान की और गतिज ऊर्जा की। किसकी? नोट कर लीजिए। माना कण का द्रव्यमान m है। माना कण का द्रव्यमान जो है n है, m है। कोई कण दिया, उसका द्रव्यमान m है। अब देखिए इसमें एक छोटा सा पार्ट मैं ऐड कर रहा हूं। ये ऊर्जा क्या थी? गतिज ऊर्जा थी। क्या थी ये? गतिज ऊर्जा। अब आपको पता होगा कि अगर भले m द्रव्यमान का कण है, कौन सा द्रव्यमान का? अगर m द्रव्यमान के आवेश के ऊपर q आवेश है, m द्रव्यमान के ऊपर कितना आवेश है? और अगर आप इसको प्लस और माइनस के बीच में रख दो v वोल्ट में, किस में रख दो? v वोल्ट में रख दो। तो आपको पता है कि अगर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो क्या होता था? इस पर बल लगता था। क्या लगता था? बल। भूल गए होगे? F बराबर QE। क्या लगता था? QE। और ये गति करना शुरू कर देता था। धनावेश है तो ऋणावेश की तरफ गति करेगा, और ऋणावेश है तो धन प्लेट की तरफ गति करेगा। यस और नो? और गति करेगा तो क्या बन जाएगी? गतिज ऊर्जा। क्या बन जाएगी? वही m द्रव्यमान है, गतिज ऊर्जा क्या बनेगी? हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आप k बोलते हो। बोलो हाँ है ना? बट यही गतिज ऊर्जा क्योंकि प्लेट के अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र की गतिज ऊर्जा क्या बनती है? ऊर्जा बराबर आवेश गुणे विभवांतर। याद आया? यही ऊर्जा क्यों मिलेगी इसको? गतिज ऊर्जा QV के कारण। किसके कारण इसको गतिज ऊर्जा क्यों मिलेगी? ये रुका रहेगा यहां पे पहले, हाँ है ना? फिर इसको गतिज ऊर्जा क्यों मिलेगी? क्योंकि इसको मिलेगी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा Q इंटू V। वही ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। आया समझ में कि नहीं आया भाई? इसके अंदर आवेश है, m द्रव्यमान का है, मगर क्या है? आवेश है। बोलो जी हाँ। तो इसको गतिज ऊर्जा क्यों मिलेगी? क्योंकि ये इस तरफ भागेगा, और भागेगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कोई कण बैठा होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है? Q इंटू वी। ये तो पढ़ा है ना आपने, U बराबर Q इंटू वी। आवेश गुणे विभवांतर, ये भी भूल गए? अरे V इक्वल टू W बाई Q। तो W इक्वल टू कितना? Q इंटू वी। समझ में आया? तो मतलब यहां पर ये जो ऊर्जा है हाफ एम वी स्क्वायर, वो किसका नाम ले लेगी? QV का। किसका नाम ले लेगी? आई बात समझ में? तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 2m। ई की जगह क्या आएगा? बोलो Q इंटू वी। Q इंटू
v। अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप इलेक्ट्रॉन को लेके करें, क्या लेके करें, तो q की जगह यहां पे क्या आएगा, e मतलब इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है ना। तो लैम्डा अगर इलेक्ट्रॉन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, 2me इंटू कितना v, 2me इंटू आएगा कि नहीं आएगा, यस 2mev। बोलो h कांस्टेंट है कि नहीं है, 2 कांस्टेंट है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है कि नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है कि नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट है, केवल क्या बदल सकते हो आप, v। सब कुछ कांस्टेंट है, केवल क्या बदल सकते हो, v। तो सारे कांस्टेंट को सॉल्व कर दो और केवल v को छोड़ना ही पड़ेगा। तो मालूम आपका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आया करता है 12.247 अपॉन अंडर रूट v, 12.247 अपॉन अंडर रूट v। लैम्डा है ना, किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। किस में आएगा, तो इस समीकरण का उपयोग करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या निकाल सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब सोचो इलेक्ट्रॉन है क्या, बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन है क्या, कण है क्या, हाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ई फॉर एक इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन है क्या, कण। दे क्या रहा है, तरंग दैर्ध्य। तो कौन सी प्रकृति शो कर रहा है, तरंग प्रकृति। कौन सी प्रकृति, तरंग प्रकृति। एक बार फिर से बता देता हूं, सुन लीजिए। हमारे पास ये समीकरण आया था। अब ये इस और आपको जो जेई मेंस में क्वेश्चन आता है ना, वो इसी से आता है सबसे ज्यादा, इसी से। ओके, लैम्डा इक्वल टू 2h अपॉन 2me आ गया था। हमने क्या करा, हमने ये जो ऊर्जा है, हमने इस ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा से बदला है। जो गतिज ऊर्जा थी, E बराबर कितना होता है, Q इंटू वी। E बराबर Q इंटू वी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में यही ऊर्जा बन जाती है क्या, Q इंटू वी। बोलो जी हाँ है ना। तो यहां पे जो गतिज ऊर्जा आई थी, E बराबर हो गया Q इंटू वी। और इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह क्या रख दो, E। क्या रख दो, सारे कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट। केवल क्या बचा, बेटा हल कर लोगे तो आएगा 12.247, या इसे 12.24 ही रहने दीजिए, 7 को गोली मारिए, इतने बटे अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया, 12.24, हाँ जी जस्ट डबल है उसका, है ना, पॉइंट के बाद 12.24 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी वोल्टेज पर तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। और पहली बार इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का साहस किसने दिखाया था, डेविसन जर्मर ने। किसने, डेविसन जर्मर ने। उनका प्रयोग था, है ना, बट वो प्रयोग अब हट चुका है। बस एक प्रयोग था, वो एक गन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को उसका तरंग दैर्ध्य निकालते हैं इलेक्ट्रॉन मार करके उससे। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका हट चुका है। चलिए नोट करिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर यहां पर ये जो ऊर्जा है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, परिवर्तन क्या हुआ, E की जगह Q भी आ गया है। E की जगह क्या आ गया है, Q भी। क्यों आ गया है भैया, अगर प्लेट के अंदर आप किसी कण को रखते हो, कौन सा कण, आवेशित कण। कौन सा कण, आवेशित कण अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है उसकी ऊर्जा का, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर Q इंटू कितना, बस। तो ये देखिए रख दिया मैंने, E की जगह Q इंटू वी। कहां से आता है फॉर्मूला, ये देख लीजिए, V बराबर होता है W अपॉन कितना, Q, ठीक है ना। विभव बराबर कार्य बटे समय, या कार्य बराबर आवेश, कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर विभवांतर गुणे कितना, आवेश, Q इंटू वी। पुट कर दीजिए, सो सिंपल, डन। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूंगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस आधार पर की गई, तरंग सिद्धांत पर या कण सिद्धांत पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव किस सिद्धांत पर, कण सिद्धांत पर, ठीक है ना, यस। और व्यतिकरण की व्याख्या तरंग, विवर्तन की व्याख्या तरंग सिद्धांत, ठीक है ना।